अमीर वर्सेस गरीब बहन। शीशगंज गांव में रहने वाली शोभना की 2 बेटियां थीं, श्रेया और सुमन। जहां श्रेया शोभना की सगी बेटी थी, वहीं सुमन उसकी सौतेली बेटी थी। सुमन की परवरिश की खातिर उसके पिता जगलाल ने शोभना से शादी की, जिसे उस दंपति को श्रेया पैदा हुई। मगर सुमन के प्रति शोभना का सौतेलापन देखकर जगलाल सोब में रहने लगा। समस्या गहरे सदमे में शुमार हो गई। फिर जगलाल स्वर्ग सिधार गया। अब सुमन और श्रेया बड़ी हो चुकी हैं। श्रेया, कहाँ है मेरी बेटी? मैं यहाँ हूँ मम्मी। अरे माँ, ये क्या है? खुद ही खोल कर देख ले। जैसे श्रेया डिब्बा खोलती है, उसमें एक महंगी सी साड़ी होती है। वाह मम्मी, ये साड़ी तो बहुत ही प्यारी है। मम्मी, आप सुमन दीदी के लिए कुछ नहीं लाई? अरे उसके पास वैसे भी कपड़ों की कौन सी कमी है। तेरी तरह अब वो भी नए कपड़े पहनने लगेगी तो तेरे पुराने कपड़े कैसे सधेंगे? हाँ। अपनी सौतेली माँ का शोभना का दोहरा बर्ताव देखकर सुमन की आंखें भर जाती हैं और वो कहती है, ठीक ही तो कह रही है माँ। और फिर इतनी चटकदार साड़ी मुझ पर जरा भी नहीं फबेगी। कल तुम दोनों को देखने के लिए रिश्ते वाले आ रहे हैं। तुम कल सुबह यही साड़ी पहनना। और सुमन, मैंने तुम्हें अपनी कुछ पुरानी साड़ियाँ तुम्हारी खातिर निकाल कर रख दी हैं, तो मुझसे तुम ले लेना। अरे माँ, इतने खास अवसर पर सुमन दीदी आपकी साड़ी क्यों पहनेगी? अरे मेरी प्यारी छुटकी, कल के खास अवसर पर माँ की साड़ी पहनना तो मेरे लिए सुनहरा सौभाग्य है। उसे बेहतर और बड़ा तोहफा भला और क्या होगा। अगली सुबह जहाँ एक और शोभना की सगी बेटी श्रेया नई साड़ी में सज धज कर तैयार होती है, तो वहीं सुमन भी अपनी सौतेली माँ की फीकी पुरानी साड़ी को पहनकर बिना शिकवे गिले किए शौक से सजती संवरती है। तभी आरव और माधव नाम के 2 लड़के अपने परिवार समेत वहाँ दस्तक देते हैं। माधव साधारण तबके का इंसान था। उसका बसेरा अगले ही गाँव में था। वहीं अमीर आरव शहर का रहने वाला बड़ा बिजनेसमैन था। सुमन और श्रेया, मैंने तुम्हारे लिए इन 2 लड़कों का चुनाव किया है। अगर कोई आपत्ति है तो इसी पल साझा कर दो। माँ, मुझे तो आरव बहुत पसंद है। शादी के लिए मैंने जो सपना सजाया था, आरव ही मेरे अरमानों को पूरा करेंगे, क्योंकि ये एक तो शहर में सेटल्ड है और दूसरे स्मार्ट हैं। माँ, मुझे भी माधव जी पसंद हैं। बड़ी बहन होने के नाते इस महीने सुमन का ब्याह होगा और अगले माह में श्रेया का। महीने भर के पड़ाव के इस सोच के पीछे शोभना अपना स्वार्थ साध रही थी। उसने बड़े ही साधारण तौर तरीके से सुमन का ब्याह कर दिया, मगर अपनी बेटी श्रेया की शादी में बड़ा साजबाज समेत उसके शौक पूरे किए। अब दोनों बहनें अपनी शादीशुदा जिंदगी के सफर को शुरू करती हैं। शादी की रात आरव श्रेया से कहता है, दिस इज फॉर यू माय ब्यूटीफुल वाइफ। ओह वाओ, आरव, डायमंड नेकलेस मेरे लिए? ये तो बड़ा ही एक्सपेंसिव होगा। श्रेया, आई एम अ बिग बिजनेसमैन। बॉम्बे के बड़े बिजनेसमैन के बीच तुम्हारे पति का नाम शुमार है। ऐसे तोहफों की तो अब आदत डाल लो। आरव हमेशा श्रेया को महंगे तोहफे देकर उसे खुश किया करता था। माधव की कमाई कुछ खास नहीं थी, मगर कमाई से बढ़कर वो सुमन की खातिर कुछ न कुछ घर लेकर ही लौटता था। देर सांझ माधव घर लौटता है। सुमन, वो मैं। माधव को हिचकिचाता हुआ देखकर सुमन कहती है, अरे माधव जी, ये अचानक से आपके सुरताल को क्या हो गया? और पीछे हाथ करके क्या छुपा रहे हैं? मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, दिखाइए। सुमन जैसे ही तोहफा खोल कर देखती है तो उसमें हरे रंग की चूड़ियां होती हैं। अरे वाह, कितनी सुंदर चूड़ियां हैं। तुम्हें सचमुच ये चूड़ियां पसंद तो आई सुमन? तुम्हारा पति साधारण इंसान है। तुम्हारी बहन की तरह मैं सोने के जेवर के शौक तो नहीं पूरा कर सकता। सावन का महीना था तो सोचा तुम्हारे लिए चूड़ी ले लूं। माधव जी, औरत के लिए उसका सुहाग सबसे बड़ा श्रृंगार होता है। मेरा भाग्य बड़ा बलवान है जो मुझे आप जैसा पति प्राप्त हुआ है। समय गुजरता है। दोनों बहनें अपने अपने गृहस्थी खुशहाल तौर तरीके से जीती हैं। एक रोज श्रेया कार में सवार होकर शहर से गांव लौट कर आती है। श्रेया, तुम अचानक से बिना किसी खास खबर के, ना कोई चिट्ठी ना कोई संदेश। अरे सारी बातें यही कर लोगी, अंदर भी लेकर चलोगी कि नहीं? सुमन खुश मन से अपनी छोटी बहन श्रेया का स्वागत करती है, जिसके बाद दोनों बहनें आपस में बातें करती हैं। शहर में सब कुशल मंगल तो है?
अरे दीदी, मेरे जितने भी अरमान थे आरव उससे बढ़कर करते हैं। आधे से ज्यादा महीने तो घर से बाहर रहते हैं और लौटते वक्त अक्सर महंगे तोहफे लाते हैं। शादी की रात उन्होंने तोहफे में मुझे हीरो का हार दिया, वो भी पूरे 15 लाख का। बातों ही बातों में श्रेया अपनी अमीरी का बखान करते हुए कहती है, वैसे दीदी तुम्हारे आईएएस के सपने का क्या हुआ? मैं भी ना, अरे इतनी गरीबी में जीजा जी क्या ही तुम्हारे लिए इस सपने को साकार करेंगे। श्रेया, तुम्हारा पति आरव बेहद अमीर है, शायद तुम्हें उसी का अहंकार है और वो तुम्हारी जुबान से जाहिर हो रहा है। मेरे इस घर की कीमत भी तुम्हारे इस महंगे हीरो के हार से कम है, मगर मेरे पास मेरे पति का प्यार है जो मेरे लिए सैकड़ों सोने और मूंगों से भी महंगा है। सुमन की बातें श्रेया के स्वर को अर्श से फर्श पर पहुंचा देते हैं। गुजरते समय के साथ आरव घर आता है। कैसी है मेरी प्यारी बीवी? मिल गई काम से फुर्सत जन आपको? बीवी जान, तुम तो जानते हो कि तुम्हारा पति एक बिजनेसमैन है। ये लो। एक और नया तोहफा। हाँ, फौरन इसे पहनकर रेडी हो जाओ, हम डिनर पर चल रहे हैं। जहाँ एक और श्रेया अपने पति के साथ 5 स्टार होटल में खा रही थी, वहीं सुमन माधव के साथ अपने छोटे से घर में दाल रोटी खाकर गुजर बसर कर रही थी। 2 दिन बाद आरव काम के सिलसिले में रवाना हो जाता है। उस बीच श्रेया अपनी बहन के पास आती है। श्रेया, कैसी हो तुम? मैं तो मजे में हूँ। आरव काम की वजह से विदेश गए हैं तो सोचा तुमसे मिलने आ जाऊं। आज तो तुम बड़ी चहक रही हो। अब मुझे किसी बात की चिंता तो है नहीं, इसीलिए चहकती ही दिखूंगी ना। मगर सुमन दीदी, इस घनघोर गरीबी ने तो तुम्हारी काया पलट कर दी। ये सूती की साड़ी, सादा भेष, सच कहूँ तो तुमसे अच्छा पहनावा तो मेरी काम वाली बाई का है, वो तुमसे अच्छा पहन कर आती है। मगर श्रेया, मैं तुम्हारी काम वाली बाई नहीं, बहन हूँ। पति के अमीरी ने तुम्हें अहंकारी बना दिया है, इसीलिए तुम अमीर गरीब का बखान करती रहती हो। मगर श्रेया, पैसे के साथ पति का प्यार भी जरूरी है। साफ तौर से क्यों नहीं कहती कि तुम मेरी अमीरी से जलती हो? मैं तो बीती बातें भूलकर बहन के नाते तुमसे मिलने आई थी। मगर श्रेया सुमन से बुरे स्वर में बात करके शहर लौट आती है। देखते ही देखते महीना भर बीत जाता है, मगर आरव नहीं आता, जिसे श्रेया गहरे सोग में डूब जाती है। वो रोजाना आरव की राह तकती है, उसे सैकड़ों फोन करती है, मगर उसे कोई खास खबर नहीं मिलती और वो अपनी बहन को फोन करके सिसकते हुए कहती है, तुमने सही कहा था, मेरा पति भले पैसे से अमीर है, फिर भी मैं एकदम अकेली हूँ। तुम्हारा नसीब अच्छा है जो तुम्हें जीजा जी जैसा प्यार करने वाला पति मिला है। तमाम ऐशो आराम के बावजूद मेरे पास बैठने वाला कोई भी नहीं है। श्रेया, तुम ठीक तो हो? यह अकेलापन मुझे खाए जा रहा है सुमन। श्रेया की ये सारी बातें सुमन को असमंजस में डाल देती हैं। वो उसी पल अपने पति के संग शहर पहुंचती है, जहां श्रेया कमरे में बेहोश पड़ी थी। वो उसे अस्पताल ले जाती है। कुछ घंटों बाद, दीदी। श्रेया, भगवान का शुक्र है जो तू ठीक है। ये क्या हश्र बना रखा है तूने? इतनी जल्दी जीवन से हार मान गई। श्रेया, एक दफा मुझसे कहा होता, ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रहा था। आरव, मुझे ये रईसी, ये अमीरी नहीं चाहिए। मुझको सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए, माधव जी की तरह। श्रेया का बदला हुआ स्वर देख आरव उससे वादा करता है। अब श्रेया की सोच एकदम बदल चुकी है। दोनों बहनों के बीच गहरा प्यार आज भी शुमार है। चुड़ैल का विशाल लीची हाउस। हे भगवान, इस बार मेरी खेती अच्छे से हो जाए तो मैं पूरे 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। बस मेरी लीची की फसल अच्छी होनी चाहिए। रूपा नाम की एक औरत सोलनपुर नामक एक गांव में रहा करती थी। एक दुर्घटना के दौरान उसका पूरा परिवार एक हादसे का शिकार हो गया था। उसमें उसके 2 बच्चे और उसका पति सभी भगवान को प्यारे हो गए थे। तब से बेचारी रूपा विधवाओं की जिंदगी गुजार रही थी। वहीं दूसरी तरफ एक औरत होने के बाद भी वो अपने खेतों में खेती करके अपना गुजारा कर लिया करती थी। रूपा भी लीची की फसल उगा ही रही थी, इसलिए वो अपने लीची की फसल को देखने के लिए अपने खेतों में पहुंच जाती है। ओहो, लगता है मेरी फसल में पानी पहुंच नहीं पाया है। मुझे थोड़ी और मेहनत करनी होगी। जब तक फसल को अच्छा पानी नहीं मिलेगा तो फसल अच्छी कैसे होगी? इतना सोचकर रूपा ट्यूबवेल का पानी खेतों में छोड़ देती है, जिसके बाद खेतों को पानी मिलने लगता है। ये हुई ना बात। अभी मुझे लीची के और भी बीजों को लेकर आना होगा। थोड़ी खाद भी कम लग रही है, उसे भी पूरा करना होगा, तभी तो खेती अच्छी होगी। ये सोचकर रूपा अपने घर पर पहुंच जाती है।
घर पर जैसे ही वो अलमारी खोलती है, उसकी अलमारी के लॉकर में एक भी रुपया नहीं होता, जिसके बाद रूपा बहुत मायूस हो जाती है। हे भगवान, ये क्या? मेरी अलमारी में तो सारा पैसा खत्म हो गया है। अब मैं फसल कैसे उगाऊंगी? तभी रूपा को न चाहते हुए भी अपनी शादी के गहने बेचने पड़ जाते हैं। इन्हें बेचने के अलावा मेरे पास और कोई उपाय नहीं है। अगर इस साल भी फसल अच्छी नहीं होगी तो साल भर की मेहनत खराब हो जाएगी। बेचारी रूपा अपने गहने लेकर सुनार के पास बेच देती है, जिसके बाद वो उन पैसों से खाद और लीची के बीज लेकर आती है, जिसके बाद वो फिर से कड़ी मेहनत करके अपनी लीची की फसल उगाना शुरू करती है। कुछ ही समय में रूपा की लीची की फसल बहुत अच्छी उग जाती है। आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाई। लीची की फसल तो बहुत अच्छी उगी है। कल से मैं लीचियों को बेचना शुरू कर दूंगी। उस रात रूपा खुशी खुशी पेट भर के खाना खाकर सो जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, वो अपनी लीचियों की फसल से लीचियां तोड़ने के लिए वहां पहुंच जाती है, ताकि वो बाजार में जाकर उन्हें अच्छे खासे दामों पर बेच सके। लीचियां तोड़ने के बाद रूपा सभी लीचियों को गांव के बाजार में ले जाकर बेचने लगती है। आओ आओ, मीठी मीठी लीचियां खाओ। ऐसी प्यारी प्यारी मीठी मीठी लीचियां कभी नहीं देखी होंगी, जितनी स्वादिष्ट मेरी लीची है। वैसी यहाँ पर किसी के पास नहीं है। बहुत मेहनत करके इनको उगाया गया है। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। लीचियों को देखकर गांव वाले रूपा के पास भीड़ लगाकर खड़े हो जाते हैं। तभी गांव वाले उसकी लीची देखकर उसे कहते हैं, अरे वाह रूपा बहन, लीचियां तो देखने में बहुत ही स्वादिष्ट लग रही हैं। एक काम करो, मेरे लिए 2 किलो लीचियां तोल दो। क्यों नहीं भाई साहब, अभी देती हूँ आपको लीचियां। लगता है पूरे गांव में सबसे ज्यादा अच्छी लीचियों की फसल केवल तुम्हारी ही हुई है रूपा बहन। दिखने में तो बहुत ही रसीली लग रही है। ऐसी कौन सी मेहनत कर ली तुमने अपनी लीची की फसल में? दिन रात मेहनत करने के बाद अच्छी फसल नहीं होगी तो कैसी होगी बसंती बहन? अब जरा बातें तुमसे बाद में करूंगी, मैं पहले अपनी लीचियों को बेच दूं। कुछ लोग तो रूपा से उसकी अच्छी फसल देखकर भी चिढ़कर वहां से चले जाते हैं, और कुछ लोग उसकी कई सारी लीचियां खरीद कर ले जाते हैं। शाम होते होते रूपा की कई सारी लीची बिक जाती हैं, साथ ही साथ अच्छी खासी कमाई भी हो जाती है। अरे वाह, मेरी मेहनत रंग लाई। आखिरकार अच्छी खासी कमाई हो ही गई है। हे भगवान, बस ऐसे ही अपनी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखना। रूपा खुशी खुशी अपने घर जाती है और रात को खाना खाकर सो जाती है। अगले दिन जैसी सुबह होती है, गांव के कई सारे लोग इकट्ठे होकर रूपा के घर के बाहर खड़े हो जाते हैं और उसका दरवाजा पीटने लगते हैं। रूपा, अरे ओ रूपा, बाहर निकल, जरा दरवाजा तो खोल। अरे ये ऐसे नहीं निकलेगी। एक काम करो, इसका दरवाजा तोड़ दो जरा। दरवाजा टूट जाएगा तो खुद ही बाहर निकल आएगी। चलो भाई लोगों, दरवाजा तोड़ दो। जैसे ही मोहन अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर दरवाजा तोड़ने वाला होता है कि तभी अचानक से रूपा दरवाजा खोल देती है, जिसके बाद वो इतनी सारी भीड़ देखकर सबसे कहती है, अरे इतनी सुबह सुबह मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो? क्या हुआ तुम लोगों को? कलमुही करमजली, क्या तुझे थोड़ी भी शर्म नहीं है हम लोगों को कीड़े मकोड़े वाली लीची देते हुए? तेरी लीचियां खाकर देख कितने लोगों की तबीयत खराब हो गई है। ये तुम कैसी बात कर रही हो? भला मेरी लीचियों को खाकर किसी की तबीयत कैसे खराब हो सकती है? मैंने तो बिल्कुल ताजी ताजी लीचियां बेची है लोगों को। झूठ मत बोल रूपा। देख, मेरा बच्चा सुबह से ही उल्टियां कर रहा है, ऊपर से मेरे पति की भी तबीयत खराब हो रही है। जब से तेरी लीचियां हमने खाई है तब से ही ये सब हो रहा है। मेरे ऊपर ऐसा झूठा इल्जाम मत लगाओ। भला मैं किसी को नुकसान क्यों पहुंचाऊंगी? अरे तुम लोग इसकी बकवास क्यों सुन रहे हो? एक काम करो, इसे हमारे गांव से बाहर निकाल दो, इसी में हमारे गांव वालों की भलाई होगी। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। इसी तो इस गांव से तड़ी पार ही कर देना चाहिए। गांव के सभी लोग मिलकर रूपा को गांव से तड़ी पार कर देते हैं, जिसके बाद रूपा जंगल के अंदर एक नदी में जाकर खुदकुशी कर लेती है। लेकिन मरने के बाद भी रूपा को शांति नहीं मिलती, जिसके बाद वो एक बहुत भयानक चुड़ैल बन जाती है। ऐसी दुनिया है यहाँ, किसी को भी किसी का दर्द दिखाई नहीं देता। मानो जैसे किसी के अंदर इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है। कितने समय से मैं लीचियों की खेती में मेहनत कर रही थी, लेकिन गांव वालों ने मुझे ही कसूरवार बनाकर गांव से निकाल दिया। अब मैं क्या करूं?
चुड़ैल अपने दुख में रो ही रही थी कि तभी उसे एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। अरे ये क्या, जंगल में तो कोई बच्चा रो रहा है, लेकिन इतने घने जंगल में यहाँ बच्चा कैसे आ सकता है? चुड़ैल यहाँ वहाँ बच्चे की आवाज के पीछे चलने लगती है। देखते ही देखते वो एक छोटे से मासूम बच्चे के पास पहुँच जाती है। हे भगवान, कितना मासूम है ये बच्चा, लेकिन ये तो भूख के मारे तड़प रहा है। लगता है किसी ने इसको मेरी ही तरह इस जंगल में लाकर छोड़ दिया है। अब मैं क्या करूं? क्या खिलाऊं आखिर इसे? चुड़ैल को कुछ समझ नहीं आता। तभी उसे अपनी लीचियां याद आती हैं, जिसके बाद वो उस बच्चे को लेकर अपनी लीचियों के पास जाती है। जिसके बाद वो लीचियों के रस को निकालकर बच्चे को पिला देती है। रस पीने के बाद बच्चा चुप हो जाता है। तभी चुड़ैल के सामने एक देवी माँ प्रकट होती हैं। तुम कितनी अच्छी हो, तुम्हारी तरह तुम्हारा दिल भी साफ है। मरने के बाद भी तुम्हें इस बच्चे को मार कर खाने का मन नहीं हुआ और तुमने इसे चुप कराने के लिए इसका ध्यान रखा, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। तभी देवी माँ चुड़ैल को एक लीची देती है। ये कोई मामूली लीची नहीं है। इस लीची को कहीं भी खुली जगह में रख देना, उसके बाद इसका कमाल देखना, और हाँ, इस बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना। आज से इसकी जिम्मेवारी तुम्हारी हुई। इतना कहने के बाद देवी वहां से गायब हो जाती हैं। जिसके बाद चुड़ैल उस लीची को एक खुली जगह में जाकर रख देती है। जैसे ही वो खुली जगह में लीची को रखती है, वो लीची एक बहुत बड़े विशाल घर में बदल जाती है, जिसमें एक खिड़की और दरवाजा भी लगा होता है। जैसे ही चुड़ैल उस बच्चे को लीची के घर में लेकर जाती है, वो घर को देखकर बहुत खुश होती है। अरे वाह, इस घर में तो रहने की भी सभी सुविधाएं हैं। तभी अचानक से लीची के घर से कई सारी लीचियां निकलने लगती हैं, जिन्हें देखकर चुड़ैल कहती है, ये तो बहुत अद्भुत है। ये तो एक जादुई लीची का घर है। इसकी मदद से तो मैं इस बच्चे को आराम से पाल सकती हूँ और इसका अच्छा ध्यान भी रख सकती हूँ। उस दिन के बाद से चुड़ैल उस बच्चे का अच्छे से ख्याल रखने लगती है और खुशी खुशी उस लीची के घर में रहने लगती है। 3 जादुई लंबी नाक वाली बहनें। धवलपुर गांव में श्लाखा, मौलिका और रुबीना नाम की 3 बहनें एक पुराने से कच्चे बेरंग मकान में रहा करती थी। रसोई घर में चूल्हे पर चढ़ी सब्जी जल रही थी, जिसे सूंघते हुए श्लेखा बोलती है, पता था मुझे कि जरूर तुम दोनों का भरत मिलाप ही चल रहा होगा। अरे मेरी मंद बुद्धि बहनों, तुम्हारी चपटी पिद्दी सी नाक के साथ आंखें भी बटन हो गई हैं क्या? वो तो गनीमत की मेरी लंबी नाक की सूंघने की क्षमता इतनी तेज है। शलाका, तुमको हर समय अपनी लंबी नाक की बड़ाई करने का और हमें शर्मिंदा करने का एक मौका चाहिए होता है। जब भी देखो अपनी लंबी नाक होने का बखान करती रहती हो। मेरी जलोकड़ी बहनों, मैं भली तरह जानती हूँ कि तुम दोनों मेरी लंबी नाक से जल बुनकर राख होती हो। जाने हमारे बीच खून का रिश्ता कैसे बन गया। मैं कहाँ मैदे की तरह एकदम गोरी चिट्टी, और वहीं तुम दोनों कोयला खदान। ऊपर से आड़ी टेढ़ी नाक तुम दोनों की। चपटी नाक एकदम समतल पठार के जैसा है, और मेरी नाक एकदम चूरी जैसी धारदार और सुंदर नयन नक्श की मालकिन। श्लाखा, भले ही तुम रूपवती हो, लेकिन तुम्हारा दिल एकदम मैला है। घर में एक बूंद भी पानी नहीं है। श्लाखा, आज कुएं से पानी भरने की बारी तो तुम्हारी थी ना। अरे मेरी कुरूप मंद बुद्धि बहनों, मैं धूप में अपने चांद से सुंदर चेहरे को झुलसाना नहीं चाहती। ये नौकर वाले काम तुम पर ही जचते हैं। दोनों बहनें गगरी उठाकर पानी भरने के लिए कुएं पर पहुंचती हैं, जहां कुएं के किनारे एक तपस्वी घायल हाल में बेसुध पड़ा मदद की गुहार लगा रहा था। अरे अरे, कोई मेरी मदद करो, कोई तरस खाओ। रुबीना, ये तो कोई तपस्वी जान पड़ते हैं। इनके हाथ पांव में तो बड़ी गंभीर चोट आई है और ये प्यासे भी प्रतीत हो रही हैं। दोनों बहनें हड़बड़ी के साथ कुएं से गागर भर के तपस्वी को पानी पिलाकर उसके घाव पर कपड़ा बांधती हैं। तपस्वी अंजुरी ओढ़कर पानी पीकर कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बच्चियों, तुमने मुझ प्यासे को पानी पिलाया। इसमें शुक्रिया कैसा बाबा, ये तो हमारी खुशकिस्मती है। एक तपस्वी की जान बचाना तो बड़े पुण्य का काम है। देरी जान पड़ने पर श्लाखा भी उनके पीछे कुएं पर आ पहुंचती है। तभी तपस्वी जमीन से गायब होकर एक विशाल देवता का रूप धरकर कहता है, तुम दोनों भले मन की युवती हो, मुझे इस अवतार में देख अचंभित न हो। वो मात्र एक परीक्षा थी जिसमें तुम दोनों सफल हो चुकी हो। मांगो, क्या वरदान चाहती हो? बाबा, हमारी कुरूपता और भद्दी नाक के चलते हमारी रूपवती बहन शलाखा हमें अपने पैरों की धूल की तरह रौंदती है।
देवता अपनी हथेली उनकी ओर करते हुए कहते हैं, मैं तुम दोनों को वरदान देता हूँ कि अब तक तुम्हारी ये छोटी चपटी नाक जो तुम्हारी शर्मिंदगी का कारण बनी हुई थी, वो एकदम धारदार लंबी खूबसूरत नाक में बदल जाएगी और तुम्हारे कहने के मुताबिक वो जादुई नाक में बदलकर सोना और हीरा बरसाएगी। अचानक दोनों बहनें तेज रोशनी से भर जाती हैं और उनकी भद्दी नाक एकदम लंबी खड़ी सुंदर आकार की होने के साथ उनका नया नक्श एक अप्सरा में बदल जाता है। बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक देवता होकर आप मेरे साथ ऐसी ज्यादती नहीं कर सकते। मुझे भी इन दोनों की तरह एकदम लंबी जादुई नाक चाहिए। मैं तुम्हें वरदान नहीं बल्कि अभिशाप देता हूँ कि जिस सुंदर रूप और लंबी नाक पर तुम्हें गुमान है वो इसी क्षण खूबसूरती से बदसूरती में बदल जाए। नहीं नहीं, मुझे कुरूप मत बनाइए, मुझे क्षमा कीजिए, मैं अब से ऐसा कभी नहीं करूंगी। ये सब देखकर देवता कहता है, ठीक है, तुम्हारे पछतावे को देखते हुए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम भी जादुई लंबी नाक की वारिस ठहरो, किंतु तुमने इसका सदुपयोग छोड़ दुरुपयोग किया तो ये जादू तुमसे दूर हो जाएगा। तीनों बहनें अपनी जादुई लंबी नाक को पाकर हंसी खुशी गांव लौटने लगती हैं। तभी उनकी नजर एक आग लगे घर पर पड़ती है। अरे कौन हमारी मदद करो, चौबे जी घर के अंदर फंस गए हैं, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। अरे हम क्या कोई फायर ब्रिगेड वाले हैं जो इस आग को बुझा दे? क्या तुम भूल गई श्लाखा, हमारे पास जादुई नाक तो है जिससे हम उस आदमी को बाहर निकाल सकते हैं। तीनों अपनी जादुई नाक से मदद की मांग करती हैं और उनकी नाक रस्सी की नाई लंबी होकर उस इंसान को लपेटकर बाहर खींच लाती है। हारी बिटिया तो हार बहुत है, धन्यवाद परी, करिश्मा कैसन की। काकी दरअसल हम तीनों बहनों को आज ही जादुई लंबी नाक का वरदान प्राप्त है। अरे चौबे जी, आप माथे पर हाथ धरकर काहे बैठे हैं? क्या करूं, एक एक तिनका जोड़कर कितनी मुश्किल से इस घर को खड़ा किया था। अरे मेरी आंखों के सामने सब कुछ खाक हो गया। आपने वो कहावत नहीं सुनी, जान बची तो लाख हो। खैर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, रुकिए, जादुई नाक, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। तीनों बहनों की नाक एकदम लंबी बड़ी होकर सोना, पैसा और हीरो की बौछार करते हुए कहती हैं, इन सोने हीरो को बेचकर आप एक नया घर खड़ा कर सकते हैं। तुम्हारी जादुई नाक के कारण तुमने हमारी मुश्किलों को चुटकियों में निपटा दिया, तुम्हारा शुक्रिया। तीनों बहनें अपनी जादुई नाक की सराहना सुनकर घर लौट आती हैं। अब जब हम तीनों जादुई नाक वाली बहन हैं, तो हम इस टूटी फूटी झोपड़ी में क्यों रहेंगे? क्यों ना हम अपने लिए भी एक नया आशियाना बनाएं? पहली बार तुमने पते की बात की है। ए हमारी प्यारी जादुई नाक, हमको सोना, हीरा और पैसा दो। तीनों बहनें स्वर्ग की अप्सरा की भांति दमकने लगती हैं और उनकी लंबी जादुई नाक से सोने, हीरे और पैसों के ढेर लग जाते हैं। हमारी ये जादुई नाक किसी हीरे की खान से कम नहीं। इतने धन से तो हम एक पूरा गांव खड़ा कर सकते हैं, सैकड़ों आलीशान घर बनाकर। अपनी जादुई नाक से मिले धन को बेचकर तीनों गांव में सबसे आलीशान घर की नींव डालकर रानियों के जैसी जिंदगी बिताने लगती हैं। एक रोज गांव में एक बुढ़िया आती है। दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, तुझको रखे राम, अरे कोई है इस बड़े घर का बड़े दिल वाला। बुढ़िया की गुनगुनाती आवाज सुन तीनों बहनें बाहर आकर निकलकर कहती हैं, अरे कौन हो आप? भाग्य की मारी भिखारन हूँ, कल मेरी बिटिया का ब्याह है, चंदा मांगने आई हूँ। पाप का बोझा उतर जाए, फिर भले मर भी जाऊं तो अफसोस नहीं रहेगा। आप एकदम सही जगह पर आई हैं, रुकिए। तीनों बहनें आंखें बंद करती हुई अपने नाक को स्पर्श करते हुए कहती हैं, ए हमारी जादुई नाक, हमें तुमसे मदद चाहिए। अगले ही पल तीनों बहन की नाक एकदम लंबी जादुई नाक में ढलकर सोना, हीरा और पैसा बरसाती है। बुढ़िया ये देखकर भौचक्की रह जाती है। अरे तुम तीनों जादूगरनी हो क्या? धन की देवी की दूत? वो आप भूल जाइए, ये सब आप रख लीजिए। इनसे ना सिर्फ आप अपनी बेटी की धूमधाम से शादी कर पाएंगे, बल्कि अपने बुढ़ापे के जीवन को अच्छे से गुजार पाएंगी। अब भविष्य में आपको किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। तुमने इस गरीब बुढ़िया की झोली भर दी, ईश्वर तुम्हें खूब बढ़ोतरी दे। बुढ़िया सोना, हीरा और पैसा लेकर चली जाती है। समय ऐसे ही गुजरता चला जाता है। फिर एक रोज गांव के लोग उनसे मदद की मांग करते हैं। आप सब अचानक से यहाँ, क्या बात है? बिटिया, इस गांव का सरपंच होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं यहाँ का विकास करूं, पर हमारे पास इतना धन नहीं है।
ईश्वर की तुम तीनों पर बड़ी दया करुणा है। तुम तीनों अपनी जादुई नाक से कुछ धन देकर हमारी मदद करो तो गांव में स्कूल, सड़कें, अस्पताल इत्यादि का बंदोबस्त हो जाएगा। हम हमारे गांव की तरक्की में अपना योगदान जरूर देंगे। तीनों बहनें एक बार फिर अपनी जादुई नाक के द्वारा गांव वालों की आंखों के सामने उनकी जादुई लंबी नाक से सोने, हीरे और करारे नोट बरसते हैं। अगर हमारी जादुई नाक से गांव की बदहाली खुशहाली में बदल जाए तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। तीनों बहनों की जादुई नाक से गरीब गांव की काया पलट हो जाती है और जादुई नाक वाली तीनों बहनें हंसी खुशी एक साथ रहा करती हैं। सब्जियां बेचने वाली दो चुड़ैल। शाम के 7 बज रहे थे, तभी दो चुड़ैल कहती हैं, अरे यार चंपा, और कितना मेकअप से तैयार होगी? सब्जी बेचने जा रही है या शादी करने जा रही है? अरे ओ, तेरे बाप का क्या जा रहा है? तेरा मेकअप थोड़ी लगा रही हूँ। जब सुंदर नहीं दिखूंगी तो लोग सब्जी कैसे लेने आएंगे मुझसे? अरे कौन सा तुझे चुड़ैल वाली शक्ल में सब्जी बेचने जाना है? इंसानी रूप लेकर तो वैसे भी सुंदर हो जाएगी, तो क्यों मेकअप बिगाड़ रही है? अरे हाँ गोपी, ये तो तू बिल्कुल ठीक कह रही है। चल सब्जी का ठेला निकाल और निकल ले। ये बोलते ही दोनों चुड़ैल अपनी सब्जी का ठेला लेकर निकल जाती हैं और कहती हैं, अरे सब्जी ले लो, सब्जी ताजा ताजा हरी हरी सब्जियां ले लो। हाँ हाँ, आलू ले लो, भिंडी ले लो, टमाटर ले लो, मटर ले लो, 10 रुपए किलो मटर, 20 रुपए किलो पालक ले लो बैंगन ले लो। अरे ये टमाटर कैसे दिए हैं? 20 रुपए किलो टमाटर है। अरे मुझसे ले लो, 15 रुपए किलो टमाटर, 5 रुपए का फायदा है, पूरे 5 रुपए का। अच्छा तो आप दे दो 2 किलो टमाटर। चंपा, तुझे शर्म नहीं आती? मुझसे भी सस्ते टमाटर बेचकर पागल है क्या? देख तू अपने हद में रहे। नहीं, मैं तो इतने में ही बेचूंगी टमाटर। तुझे जो करना है वो कर ले। इस तरह से दोनों एक दूसरे के बाल खींचकर वहीं लड़ने लगती हैं। तभी हर्षिता कहती है, अरे टमाटर दे रही हो या जाऊं यहाँ से? जी जी ले जाइए। अरे चंपा, तू पागल है क्या? लड़ने लग गई? भूल गई, हमें अपनी सब्जी बेचकर इन लोगों को मारकर बदला लेना है। अरे हाँ, हमें तो बदला लेना है। चल आगे सब्जी बेचने चलते हैं। इस तरह दोनों अपनी सब्जी बेचने आगे चलती हैं। तभी एक आदमी उनसे सब्जी लेने आता है। अरे वाह, ये भिंडी पालक तो बहुत चमक रहे हैं। अजी दोनों 2-2 किलो दे दो, आज खाने में यही बनाऊंगा। अच्छा, आपको खाना बनाना आता है? क्या हम भी आपके घर पर खाना खाने आ सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सामने वाला घर मेरा ही है, आप यहाँ पर आ सकते हैं। वैसे भी आप दोनों बड़ी खूबसूरत हैं। अरे चंपा, बकरा हमारे जाल में फंस गया। आज तो इसका मटन कीमा बनेगा। नहीं, आज तो इसका पालक भिंडी बनेगा। ये लीजिए आपकी पालक भिंडी। जी शुक्रिया, खाने पर आना जरूर आप। ये बोलते ही वो आदमी वहाँ से चला जाता है। शाम को दोनों चुड़ैलें उसके घर पर पहुँच जाती हैं, जहाँ वो आदमी कहता है, आइए आइए, अरे वाह वाह, आपके लिए पालक पनीर और करारी भिंडी की सब्जी बनाई है, खाकर देखिए। आइए आइए। जी आप भी खाइए ना। जी बिल्कुल। जैसे वो आदमी अपनी सब्जी खाता है, वो दर्द के मारे जोर से अपना गला पकड़ लेता है और कहता है, ये क्या हो रहा है मुझे? पानी दीजिए जरा, मुझे पानी दीजिए। दोनों चुड़ैलें अपने असली रूप में आकर कहती हैं, तुझे पानी पिलाने के लिए थोड़े ही आए हैं हम, तेरी मौत देखने के लिए आए हैं। हाँ बिल्कुल, तुझे यूं मरता देख कितना सुकून मिल रहा है। मुझे मरना क्यों चाहती हो? मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ओह नो, बहुत लंबी कहानी है, तब तक तो तेरा टैं हो जाएगा। इससे अच्छा तो निकल यहाँ से। गोपी, मैं उसकी मदद कर देती हूँ इसकी टिकट काटने में। ये कहते ही चंपा चुड़ैल उसे जान से मार डालती है। अगले दिन वो दोनों सब्जी बेचने जाती हैं, तो एक औरत उनसे सब्जी लेने आती है, जिसके बाद उसके घर में जाकर उस औरत को भी वो मार डालती है। मौत का सिलसिला तो अभी शुरू हुआ था, क्योंकि वो दोनों चुड़ैल गांव में घर घर जाकर सब्जी देने लगी थी, साथ ही उन्हें मार दिया करती थी। गांव में ये बात आग की तरह फैल गई कि कोई सब्जी बेचने वाली दो चुड़ैल लोगों को मारे जा रही हैं।
लेकिन वो दोनों चुड़ैलें कभी उनके सामने नहीं आई। तभी एक बुढ़ा गांव के सरपंच से कहता है, सरपंच जी, अरे आप तो जानते हैं काफी वक्त से अचानक से लोग मारे जा रहे हैं। कल शाम को मेरी बहू भी खत्म हो गई और सामने वाला बिरजू उसे भी मार डाला। अरे वो चुड़ैलें सब्जी लेने के बहाने से आती हैं और मार कर चली जाती हैं। इससे पहले किसी और की मौत हो, इससे पहले आप उन चुड़ैलों का अंत करवा दीजिए। आप ठीक कह रहे हैं बीरबल जी, अब उन चुड़ैलों का खात्मा हम करवाएंगे। ये कहते ही सरपंच एक तांत्रिक के पास पहुंच जाता है, उसे सब कुछ बता देता है, जिसके बाद तांत्रिक गांव में आकर दोनों चुड़ैलों को एक घेरे में बंद कर लेता है। दोनों चुड़ैलें उस पर वार करती हैं, वहीं तांत्रिक भी लड़ता है, लेकिन अफसोस दोनों चुड़ैलें उस तांत्रिक से इतनी ताकतवर थीं कि वो तांत्रिक को जान से मार डालती हैं। ये देखकर गांव वाले लोग डर जाते हैं और तभी चुड़ैल कहती है, ओके, तुम सब इसी तरह मरोगे जैसे इन चारों को मार डाला। इतने लोगों को मारने के लिए क्यों आतुर हो गई हो? क्या चाहती हो हमसे? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हाँ, हम तो तुम्हें जानते भी नहीं, फिर क्यों अपनी मौत का बदला हमसे ले रही हो? सही बोला तुमने, और जब तक हमें वो हरिया, बबूला और चंपक नहीं मिल जाएंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे। इसी तरह लोगों को मारते रहेंगे। भला ऐसा भी क्या किया था उन तीनों ने तुम्हारे साथ? मैं बताती हूँ, 6 महीने पहले की बात है। मैं गोपी और मेरी पड़ोसी चंपा, हम दोनों मिलकर सब्जियां बेचा करती थी। कुछ सब्जियों को वो उगाती थी और कुछ को मैं। फिर हम दोनों शाम को अपनी रेहड़ी लगाया करते थे। तभी अचानक से हमारी बिक्री बहुत ज्यादा होने लगी और देखते ही देखते ज्यादातर ग्राहक हमसे ही सब्जियां लिया करते थे। तभी साइड वाले बबूला और चंपक हमारे पास आके बोले, अरे ओ चंपा गोपी, आखिर का काला जादू कर मचा रखा है तुम दोनों ने? तुम्हारी वजह से हमारे ग्राहक हमें छोड़कर जा रहे हैं और हमसे एक सब्जी भी नहीं खरीदते, सब तुमसे ही खरीदते हैं। हाँ हाँ, बताओ, क्या काला जादू करके तुम अपनी सब्जियां बेच रही हो? दोनों को कोई तकलीफ हुई है? ऐसा कुछ भी नहीं है, हम कोई काला जादू नहीं करती। हाँ बबूला भैया, हम तो बड़ी मेहनत करके सब्जियों को उगाते हैं, धोते हैं और फिर मंडी बेचने जाते हैं। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? हम दिन रात एक कर देते हैं अपने काम के लिए। अगर आपके ग्राहक हमसे सब्जी खरीदने आ रहे थे तो इसमें हमारा क्या दोष? ये तो आपकी गलती है ना, आपको सही से बेचना चाहिए। औरत का चक्कर चंपक चाचा, औरत का, औरत जात है, लोग इधर ही तो ज्यादा जाएंगे। ये बोलते ही तीनों उसके पास से आ जाते हैं और रात में उन दोनों को मारने का प्लान बनाते हैं, जिसके बाद हरिया बबूला चंपा को मार डालते हैं और चंपक गोपी को रात में मार डालता है और उसके बाद उनके घर में उनकी लाश को दफना देते हैं। तब से सीने में आग लगी इन तीनों को मारने की, लेकिन ये तीनों अभी तक मिले ही नहीं। तुम दोनों के साथ तो बहुत अन्याय हुआ है। मैं चाहती हूँ तुम गांव के लोग उन तीनों को पकड़कर इन दोनों के सामने पेश करो, जिससे वो अपना बदला ले सके। गांव के आदमी उस बुढ़िया की बात सुनकर हरिया, बबूला और चंपक को ढूंढते हैं, जिसके बाद उसे पकड़कर चुड़ैल के सामने फेंक देते हैं। तभी चुड़ैल कहती है, आज तुम तीनों हमारे सामने आ ही गए। देखना तुम तीनों को किस तरह से हम मारते हैं। हाँ गोपी, आज तो इनकी मौत से हमें इन्हें मिलाना ही पड़ेगा। ऐसा कहते ही दोनों तीनों को पटक पटक कर मारती है। एक हवा में उछाल देती है तो दूसरी हरिया का सिर धड़ से अलग कर देती है और तीसरे को जान से मार डालती है। दोनों चुड़ैलें तीनों को जान से मार डालती हैं, जिसके बाद उनकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और वो हमेशा हमेशा के लिए गांव छोड़कर चली जाती हैं। एक सास की 5 काली बहुएं। रमा रूप रंग से गोरी चिट्टी थी, इसलिए अपने 5 बेटे के लिए उसे बहू भी बिल्कुल वैसी ही चाहिए थी। तभी उसके दोस्त की पति ब्रिजपाल एक पुराने वादे को पूरा करने आता है और कहता है, अरे रमा बहन, आप तो जानती हैं मेरी 5 बेटियां और आपके बेटे बड़े हो चुके हैं, तो आज इस वादे को पूरा कर लेते हैं।
कैसा वादा भाई साहब? अरे रमा बहन, याद है आपको? अरे बचपन में जब हमारी बिटिया आपके बेटों के साथ खेलती थी और आप लाड़ दुलार करती थी और भाई साहब ने कहा था कि आप दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहते हैं। हाँ भाई, हमारी बेटियां आपके घर की बहू बनेंगी। ये क्या बात कर रहे हैं आप भाई साहब? और अगर वो वादा भी था तो मैं नहीं मानती। मैं अपने गोरे गोरे बेटों की शादी आपकी काली बेटियों से नहीं करूंगी। अरे कहाँ मेरे बेटे, कहाँ आपकी बेटियां? वादे की आड़ में आप अपनी काली बेटियों को मेरे बेटों के पल्ले बांधना चाहते हैं। बहन जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? वो तो अच्छा हुआ मुझे आपका असली चेहरा अभी पता चल गया, वरना न जाने मेरी बेटियों की शादी आपके बेटों से हो जाती तो आप कैसा बर्ताव करती। मैं खुद ही ये रिश्ता तोड़ता हूँ। हाँ, जाइए जाइए। बड़ा आए थे मेरे बेटों को फंसाने के लिए। जहाँ ब्रिजपाल को फटकार कर निकाल देती है, वहीं वो रमा के पांचों बेटे उनकी बात सुन लेते हैं और कहते हैं, भाई अब क्या होगा? हम पांचों तो ब्रिजपाल अंकल की बेटियों से ही प्यार करते हैं। हम उनके रंग रूप से नहीं बल्कि मीठी बातों से फर्क पड़ता है। अब क्या करें? अरे करना क्या है, पिताजी का वादा और जुबान थी कि वो इस पागल की बेटियों से ही करेंगे, उसे तो हम तोड़ नहीं सकते। और माँ ने जिस तरीके से अंकल से बात की है, उसके लिए हम पांचों को उन्हें मनाना पड़ेगा और विश्वास दिलाना पड़ेगा कि उनकी बेटियों का हम बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। हाँ श्रवण भैया, हमें उनसे माफी मांगनी चाहिए। श्रवण का जैसा नाम था बिल्कुल वैसा ही उसका स्वभाव भी था। उसकी बात सुनकर सारे भाई ब्रिजपाल के पास जाते हैं और उनसे अपनी बात करके माफी मांगते हैं। अरे नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे घर में अपनी बेटियों को नहीं भेजना है। तुम्हारी रमा जी ने मुझसे बहुत गलत तरीके से बात की है। अंकल, इस बार हमारी सही से बात सुन लीजिए, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। हम आपकी बेटियों से प्रेम करते हैं, उनके साथ ऐसा कुछ भी दुर्व्यवहार नहीं करने देंगे। प्लीज हमारा विश्वास कीजिए। हाँ अंकल, हम पांचों भाई पिताजी की जुबान को पूरी करने आए हैं और हम आपसे वादा करते हैं कि आपकी बेटियों को बहुत खुश रखेंगे। हमें उनके रंग से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या सच में तुम पांचों मेरी पांचों बेटियों से शादी करोगे? जी अंकल। तो ठीक है। निशा, रजनी, शालिनी, काजल, माया, अरे जल्दी आओ और दामाद जी को खिलाओ पिलाओ। पांचों लड़कियां ये बात सुनकर शर्मा जाती हैं और अपने होने वाले पतियों को खाना पीना परोसती हैं। अगले दिन पांचों बेटे ब्रजपाल की काली बेटियों से शादी करके चौखट पर आ जाते हैं। अरे लगता है मेरे पांचों बेटे आ गए, आज उनकी मनपसंद चीज खिलाऊंगी। जैसे ही रमा दरवाजा खोलती है तो पांचों को वरमाला में देखकर हक्की बक्की रह जाती है और गुस्से से कहती है, ये क्या? मोहन, शुभम, श्रवण, विपिन, नवीन, ये सब क्या है? तुम पांचों ने शादी कर ली, वो भी उस ब्रजपाल की काली लड़कियों से। मना किया था ना मैंने, फिर भी अपनी माँ की जुबान को लांघ दिया तुमने। माँ पिताजी की जुबान थी इसलिए हमने शादी करी, और हम पांचों बचपन से ही ब्रज अंकल की बेटियों से प्रेम करते हैं, तो उन्हें छोड़ भी नहीं सकते थे। बच्चों, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। जब अपना ही खोटा सिक्का है तो क्या कर सकते हैं। बेमन से रमा उन काली बहुओं की आरती उतारकर जैसे ही गृह प्रवेश कराती हैं, तो घर की बत्ती गुल हो जाती है। ये देखकर रमा कहती है, लो, बस यही कमी रह गई थी। इन काली बहुओं के आते ही घर में भी काला अंधेरा हो गया। और लाओ इन पांचों को, आज तो बस बत्ती गुल हुई है, कल से ना जाने क्या होगा। माँ जी, आप ऐसा मत सोचिए, हम आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं देंगे। आपका सारा काम अच्छे से करेंगे, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तभी पांचों बेटे अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाते हैं और अंदर जाते हैं। अगले दिन पांचों बहुएं मिल बांटकर घर का काम करती हैं। एक खाना बनाती है, दूसरी साफ सफाई, तीसरे कपड़े धोती है, चौथी बर्तन साफ करती है और पांचवी अपनी सास के पैर दबा रही थी। तभी निशा चाय नाश्ता लेकर रमा के पास आती है। माँ जी, नाश्ता कर लीजिए, मैंने अपने हाथों से बनाया है। अच्छा, घर में पैरों से बनाती थी क्या? हाथों से ही बनता है खाना तो। मेरा मतलब, मैंने आपके लिए दाल का चीला बनाया है, आप चखिए, चटनी के साथ लाई हूँ। तू जा, मैं खा लूंगी। खाना तो अच्छा बनाया है, अब क्या नुक्स निकालूं। माँ जी, दीदी ने खाना कैसा बनाया है? ठीक ठाक है। अरे देखो जरा,
इन्होंने साफ सफाई भी की है या नहीं। ये कहते ही रमा बाहर जाकर देखती है तो पूरा हॉल साफ सफाई से चमक रहा था। वहीं कपड़े देखने जाती है तो सारे कपड़े भी सूखे थे। रसोई में जाती है तो सारा खाना बना हुआ था और काजल बर्तन साफ कर रही थी। अरे माँ जी, आप दीदी ने खाना बना दिया है, बस बर्तन और है, बस वो हो जाएंगे। तू खुद तो काले तवे जैसी है, तो फिर ये तवा तुझसे कैसे साफ होगा। माँ जी, आप हमें ऐसा क्यों बोल रही हैं? इसमें हमारा क्या कसूर? अगर हम जन्म से ही काली हैं तो हमारा भी तो दिल होता है, हमें भी दुख होता है। तुम पांचों का काला दिल भी दुखता होगा। ये कहकर वो चली जाती है। रमा पांचों बहुओं को इतना काम देती है कि पांचों बहनें फटाफट से सारा काम निपटा लेती हैं। साथ ही घर को अच्छे से संभालती भी थी। पांचों रमा को शिकायत का कोई मौका नहीं देती थी, लेकिन आते जाते उसे आज काली बहू के ताने सुनने ही पड़ते थे। ऐसे ही जब रमा मंदिर से लौट रही थी तो उसकी पड़ोसन सरोज कहती है, अरे अरे इधर आ, जरा बात तो कर। पता चला है तेरे पांचों बेटों की शादी 5 काली बहुओं से हुई है। अरे पूरे संसार में लड़कियों की गिनती खत्म हो गई थी क्या, जो तूने काली बहुओं से शादी करा दी? अरे मेरे बेटों को उनसे ही करनी थी तो उनसे कर ली, अब क्या कहूँ। तेरे पांचों बेटों की लगाम जरूर उन पांचों बहुओं के हाथों में होगी, इसीलिए तेरे बेटे तेरे हाथ से पहले से ही निकल गए। तुम्हारा हो गया हो तो मैं जाऊं? अब बहुएं जैसी भी आई हो, लेकिन मेहनती भी बहुत है, घर का सारा काम कर लेती है। रमा सरोज को सुनाकर चली जाती है। कुछ दिन बीतते हैं। सभी बहुएं जन्माष्टमी की तैयारी में थीं। उनका भोग बना रही थीं, घर को सजा रही थीं। तभी रमा आकर कहती है, बहू मैं मंदिर जा रही हूँ कृष्ण कथा सुनने। जी माँ जी। अरे रमा, वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, भीड़ है बहुत, आजा यहीं बैठकर कथा सुनते हैं। ठीक है। सभी बहुएं औरतें बैठ जाती हैं और मोना कथा सुनाती है। हाँ, तो बाल गोपाल बहुत नटखट थे, इतने कि माखन चुराकर अक्सर खाया करते थे और गोपियों के साथ रास रचाया करते थे। काले थे पर बड़े दिल वाले थे और तब भी गोपियां उनके आगे पीछे घूमती थीं। सब उन्हें बहुत चाहते थे और वासुदेव उन्हें यशोदा जी के पास छोड़कर आए। सच में कृष्ण जी काले जरूर थे, पर उनका मजाक कोई नहीं उड़ाता था, बल्कि उन्हें सब बहुत प्यार करते थे। कथा सुनकर रमा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो पांचों बहुओं से माफी मांगती है। बहू, मैंने तुम पांचों बहुओं के साथ कितना गलत किया है, बार बार काला काला बोलकर, जबकि तुम दिल की बहुत ही अच्छी हो। मेरे इतने कहने पर भी तुमने कोई उल्टा जवाब नहीं दिया और मेरे घर को अच्छे से संभाला। माफ कर दो, मैं तुम्हें कभी उल्टा सीधा नहीं कहूंगी। मुझे माफ कर दो बहू, अब से मैं तुम्हारा कभी अपमान नहीं करूंगी। कोई बात नहीं माँ जी, आपको गलती का पछतावा हो गया, ये हमारे लिए काफी है। इस तरह सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।